Hello students, in today's class we will discuss a new topic, Directive Principles of State Policy. So, जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, Directive Principles, so these are certain directions. These are certain directions which are given to state and given by whom? These directions are given by the Indian Constitution. So class, as you all know that when in 1947 we gained independence, at that time the condition of India was not so good. We were facing lot of socio-economic challenges. But at the same time, when our leaders were trying to make policies for us, welfare policies for us, so at that time we didn't have much resources. हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज काफ़ी कम थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो ये पॉसिबल नहीं था कि सभी जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है उनके लिए सफिशेंट मेजर्स लिए जा सकें. सो दिस वाज द रीज़न कि ये कुछ डायरेक्शंस हैं, दीज आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस जो स्टेट से रखी गई थी, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स थे उनके ऊपर छोड़ा गया कि ये कुछ डायरेक्शंस है सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए कि ये स्टेट विल इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर एंड इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे हैव. सो हम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बाउंड नहीं कर सकते थे, इनको लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते थे. अदरवाइज व्हाट हैपन कि स्टेट्स के पास रिसोर्सेज थी तो दे माइट रिफ्यूज, दे से कि वी डोंट हैव मच इकोनॉमिक रिसोर्सेज. सो दीज आर द डायरेक्शंस और द गाइडलाइंस included in the constitution because our constitution makers thought that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously. So जो state governments से ये एक्सपेक्टेशन रखी गई, इट इज़ लाइक अ मोरल फोर्स कि वो पब्लिक वेलफेयर में इस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको सीरियसली लेंगे. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द पीपल वुड ऑल्सो होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज डायरेक्टिव्स. और ये भी एक्सपेक्टेशन सिटीजन साइड से रखी गई कि वो अपनी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए बाउंड करेंगे कि ये डायरेक्शंस इम्प्लीमेंट हो. फॉर एग्जांपल पॉपुलर मूवमेंट्स इंडिया में हुए हैं रिगार्डिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन, पॉपुलर मूवमेंट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन. सो ऐसे बहुत से पॉपुलर मूवमेंट्स हुए हैं, तो उसके थ्रू लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है कि वो इन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करें. नाउ दीज पॉलिसीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल. व्हाई दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल? बिकॉज बाउंड करते तो रिसोर्सेज देने पड़ते और उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे, तो अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स को वो रिसोर्सेज देने पड़ते. स्टेट्स वुड क्लेम दैट हाउ वी सपोज टू इम्प्लीमेंट इट. So these means that if a government did not implement a particular guideline, we cannot go to the court asking the court to instruct the government to implement that policy. So this is the reason these guidelines are non-justifiable. So constitution, these are the parts of constitution that cannot be enforced by the judiciary. हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था कि अगर इन केस इनका वायलेशन होता है तो वी कैन अप्रोच टू कोर्ट. बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो डायरेक्शंस हैं उनका अगर वायलेशन होता है तो सिटीजन्स कैन नॉट क्लेम. सो दिस इज द मेन डिफरेंस, दैट फंडामेंटल राइट्स वर इन्फोर्सेबल while these are non-enforceable. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसे कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, ऐसे कौन से सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स हैं जो इंक्लूड किए गए फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में जैसे भी जिन स्टेट्स के पास जितने रिसोर्सेज हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो फर्स्ट इज गोल्स, कि क्या ऐसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वो एक्सपेक्ट करता है कि इंडियन स्टेट्स विल इम्प्लीमेंट इन द फ्यूचर. वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, raising the standard of living, equitable distribution of resources and promotion of international peace.
These are the goals set by our constitution. Now next is policies. There are certain policies, कुछ स्टेट्स ने इनको इम्प्लीमेंट कर दिया है, कुछ अभी भी प्रोसेस में है, कुछ स्टेट्स नहीं कर पा रहे हैं. सभी स्टेट्स की इंडिया में अलग अलग सिचुएशन है, कैपेबिलिटीज़ हैं. सो दीज आर द पॉलिसीज़ लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर. जैसे अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो गुजरात का वी कैन गिव द एग्जाम्पल दैट गुजरात में लिकर कंजम्पशन में कंप्लीट प्रोहिबिशन है, वहाँ पे लिकर सेल नहीं होती. बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेल हो रही है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट. कुछ स्टेट्स ने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. नाउ प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत. अगर हम विलेज पंचायत की बात करें तो केरला इज क्वाइट अहेड इन दिस रिगार्ड. नाउ नॉन जस्टिफेबल राइट्स. कुछ ऐसे राइट्स हैं अगर उनका वायलेशन भी होता है तो वी कैन नॉट क्लेम, बिकॉज स्टेट्स में अगेन ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव दीज राइट्स. दीज आर द सच एक्सपेक्टेशंस कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इट्स नॉट पॉसिबल. सो बाय द टाइम जैसे जैसे रिसोर्सेज आते हैं तो वी कैन प्रोवाइड दिस टू आवर सिटीजन्स. सो अगेन इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं. एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. जैसे ये लास्ट राइट है इम्प्लीमेंट हो चुका है. राइट टू वर्क पार्शियली है. पार्शियली आपने देखा होगा जो रूरल गारंटी, जो रूरल एरियाज़ में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, तो रूरल एरियाज़ में पार्शियल वे में ये गारंटी दी गई है. ऑल्दो कंप्लीट सभी एरियाज़ में अभी भी ये प्रोवाइडेड नहीं है. मे बी फ्यूचर में राइट टू वर्क शायद इंडियंस को मिल जाए. देन राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज देयर. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑल्सो देयर. नाउ implementation of directive principles, although this is a very wide topic, but at 11th level we will discuss in a very precise way, because directive principles का जो implementation है उसके बहुत सारे examples हैं, but here आपके 11th level पे आपको कुछ limited examples ही देखने हैं. So the government from time to time tried to give effect to some directive principles of state policy. They passed several zamindari abolition bills. सो स्पेशली जो वर्किंग क्लास है, पुअर क्लास है, उनको राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए, बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर द जिम्मेदारी सिस्टम. जो लैंडलॉर्ड्स के अंडर में जो वो वर्क कर रहे हैं, तो उनको रिलीफ देने के लिए ज़मींदारी अबॉलिशन बिल इंडिया में पास किया गया, ताकि वो जो भी ज़मींदार के अंडर में जो वो काम कर रहे हैं उससे वो फ्री हो जाएं. देन नेशनलाइज्ड बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया. देन इनैक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज ताकि वर्किंग क्लास को रिलीफ मिले. देन फिक्स्ड मिनिमम वेजेस की इतना वेज तो मिलना ही चाहिए किसी भी वर्कर को. कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप की गई स्पेशली इन रूरल एरियाज. सो देन रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रियल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कुछ डायरेक्शंस लिए गए हैं. देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, देन पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, देन मिड डे मील स्कीम. सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स कि अब तक इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ. सो यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दीज एग्जाम्पल्स. Now, next you need to take care about fundamental duties. So students, without performing duties, rights are meaningless. Because अगर हम हमारे rights को exercise करेंगे, सिर्फ rights की बात करेंगे, अपनी duties को perform नहीं करेंगे, तो what will happen? किसी और का right का violation हो सकता है. This is the reason that we have certain duties also. अगर कंट्री हमको कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है. सो दिस प्रोविजन वाज इंक्लूडेड
in the year 1976, this is a very important one marker question. So एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट यू ऑल नो, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न्यू प्रोविजंस इंक्लूड किए जाते हैं तो उनको अमेंडमेंट कहते हैं. सो 42th अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में फॉर द फर्स्ट टाइम a list of fundamental duties were included in our constitution, and initially there were 10 duties. So this is a tricky question. Initially India में total 10 fundamental rights थे, but right फिर later on one was included. So right now we have 11 duties, but अगर आपसे ये पूछा जाए कि initially how many duties were there, then you will write only 10 duties. So these are the one markers, very important year plus this amendment you need to take care. So I hope you understood this topic, and in the tomorrow's class we will discuss about the relation between fundamental rights and directive principles. Thank you, class.